सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान बीए पार्ट फर्स्ट यानी बीए फर्स्ट ईयर का तीसरा प्रश्न बैंक और फर्स्ट पेपर है आपके यानी जो राजनीतिक सिद्धांत है या राजनीति के मूल आधार है उसका तीसरा प्रश्न बैंक आज हम पढ़ेंगे। इस तीसरे प्रश्न बैंक के बाद लगभग आपका सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियोस आपकी बहुत अधिक मदद करेंगे। इससे पहले के जो जितने भी पार्ट है, क्वेश्चन बैंक है या इसके अलावा जो मॉडल पेपर्स है, वो सारे के सारे आपके लिए यानी प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं, वहां से आप देख सकते हैं। दूसरा जो प्रश्न बैंक था उसमें हमने लगभग 38 प्रश्नों को पढ़ा था। आज हम 39 से लेकर के और लगभग 72 तक प्रश्न पढ़ेंगे, यानी कुल मिलाकर के लगभग 100 क्वेश्चन हो रहे हैं। तीनों में 3 वीडियोज है, 3 वीडियो में 100 क्वेश्चन हो रहे हैं और 100 क्वेश्चन में इस पेपर को पूरा कवर करने का प्रयास किया गया है। आपको कैसे लगते हैं, क्या वास्तव में आपके लिए हेल्पफुल है, बताया करें। क्योंकि आप जब कमेंट करके बताएंगे कि हाँ हमारे लिए अच्छा है, आपके समझ में आ रहा है, तो जरूर बताइएगा ताकि मेरा भी हौसला बुलंद हो और आगे आपके लिए इसी प्रकार के वीडियोज है वो डेली उपलब्ध करवाते रहें। क्योंकि ये तो फर्स्ट ईयर है, जब हम सेकेंड ईयर में जाएंगे, फाइनल में जाएंगे, तो और भी अधिक सुधार आपके लिए करेंगे। अगर चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ताकि क्या है कि आपके लिए नोटिफिकेशन आ जाए। जब भी वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाता है और आप उस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। इसके लिए आपको इसे सब्सक्राइब करना होगा। जितने भी जो लेसन है वो आप प्ले लिस्ट में जाएं। प्ले लिस्ट में सारी लिस्टें बनी हुई है, पॉलिटिकल की अलग है, हिस्ट्री की अलग है, ज्योग्राफी की अलग है, इसके अलावा हिंदी साहित्य की अलग है, हिंदी कंपलसरी की अलग है और जनरल इंग्लिश की अलग है। और अब क्या होगा, धीरे धीरे हम जो अपनी जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट को और अपडेट करेंगे। और अपडेट करने का अर्थ है कि जैसे पॉलिटिकल साइंस की 2 लिस्टें आपको देखने को मिलेगी, पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट, पॉलिटिकल साइंस सेकंड। इसी प्रकार ज्योग्राफी की भी 2, आपके हिंदी साहित्य की भी 2, इस प्रकार की आपको लिस्टें देखने को मिलेगी, जिसमें धीरे धीरे अपडेट किया जाएगा। अभी तो मान लो चल रहा है, लेकिन जल्दी ही आपके लिए वो अलग अलग पेपर वाइज कर दिया जाएगा, जिसमें आपको सुविधा होगी। इसके अलावा आप जो है इस चैनल को सर्च करके भी वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। CCA by TR लेक्चरर, यानी जो भी टॉपिक आप चाहते हैं कि जैसे मान लो क्वेश्चन बैंक 3 है, पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन बैंक 3 आप प्राप्त करना चाहते हैं और CCA by DR लेक्चरर के नाम से जब आप करते हैं तो आपको वो मिल जाता है। उम्मीद करता हूं ये वीडियोज आपके लिए बहुत अधिक सहायता करेंगे। आइए देखते हैं इन प्रश्नों को, जो आगे के प्रश्न है। यानी 38 प्रश्न हमने कल पढ़ लिए थे और आज हम 39वें प्रश्न से पढ़ेंगे, क्योंकि वो वीडियो लंबा हो जाता। तो इसमें प्रश्न है कि स्वतंत्रता किसे कहते हैं। स्वतंत्रता की परिभाषा बतानी है, और स्वतंत्रता की परिभाषा है मानवीय प्रकृति और सामाजिक जीवन में बंधनों का अभाव एवं नियमों की पालना में सामंजस्य का नाम ही स्वतंत्रता है। मानवीय प्रकृति में, सामाजिक जीवन में बंधन नहीं होना चाहिए और नियमों की पालना होनी चाहिए, इन दोनों में सामंजस्य बैठाना ही स्वतंत्रता है। यानी इसकी इस प्रकार भी दे सकते हैं कि स्वतंत्रता व्यक्ति की अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है, बशर्ते इससे दूसरे व्यक्ति की इसी प्रकार की स्वतंत्रता में कोई बाधा नहीं पहुंचे। ये दोनों में से आप कोई भी परिभाषा इसकी लिख सकते हैं। इसके अलावा देखिए, मैकेंजी द्वारा कई बार क्या होता है कि पर्सनली किसी विद्वान की दी हुई परिभाषा पूछ ली जाती है। तो जैसे मैकेंजी द्वारा दी गई स्वतंत्रता की परिभाषा लिखिए। मैकेंजी ने स्वतंत्रता की क्या परिभाषा दी, और उसने दिया था, मैकेंजी ने कहा था कि स्वतंत्रता सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं, अपितु अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है। यानी सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, बल्कि अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है। उचित प्रतिबंध है, अनुचित प्रतिबंध इसमें नहीं है। अर्थात स्वतंत्रता को जानबूझ करके उसका गला नहीं घोंटा गया है, अपितु उसमें व्यवस्थित किया गया है। आगे देखिए, स्वतंत्रता की मार्क्सवादी धारणा क्या है। मार्क्स है वो स्वतंत्रता के बारे में क्या धारणा रखते हैं। मार्क्सवाद स्वतंत्रता की उदारवादी या परंपरागत धारणा में विश्वास नहीं करता है। उसके अनुसार स्वतंत्रता की ये विशेषताएं हैं कि मानव की बुर्जुआ धारणा में अविश्वास, आर्थिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता, उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण, सामाजिकरण ही स्वतंत्रता का सार है। ये 3 बिंदुओं पर जो है मार्क्सवाद चलता है, और इन 3 बिंदुओं को ही वो स्वतंत्रता का असली अर्थ मानता है। वो अर्थ के मामले में वो कहते हैं कि जब आर्थिक रूप से कोई व्यक्ति
यदि प्रतिबंधित है तो स्वतंत्र नहीं है, तो वहां पर स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब तक व्यक्ति स्वयं अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं सोच सकता तो फिर वो राज्य के बारे में और के बारे में क्या सोच सकता है, यानी वो स्वतंत्र नहीं है। अगला प्रश्न है कि जैसे स्वतंत्रता की परिभाषा लिखते हुए स्वतंत्रता के विभिन्न रूप लिखिए। प्रश्न आ जाता है जो आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न आते हैं। इसके बाद अब जल्दी ही एक सेकंड जो है आपके मॉडल पेपर जारी करने का प्रयास है कि सेकंड मॉडल पेपर आपके लिए जारी किया जाए। इससे पहले शायद हो सकता है सेकंड जो पेपर है आपका राजनीतिक विचारक वाला, उसके 2 क्वेश्चन बैंक आ जाए। इसके बाद या इससे पहले आपके एक मॉडल पेपर जो है वो जरूर आने की संभावना है, तो आप जरूर बने रहें मेरे साथ। स्वतंत्रता की परिभाषा लिखते हुए स्वतंत्रता के विभिन्न रूप लिखिए। परिभाषा तो हम ऐसे लिखेंगे, मानवीय प्रकृति और सामाजिक जीवन में बंधनों का अभाव एवं नियमों की पालना में सामंजस्य का नाम ही स्वतंत्रता है। ये तो परिभाषा हो गई। इसके अलावा स्वतंत्रता के विभिन्न रूप है, प्राथमिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रता के विभिन्न रूप है, स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार है। ये बड़ा प्रश्न भी आप इसका सारा लेकर के बड़ा प्रश्न भी हल कर सकते हैं। मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वतर बंधनों में जकड़ा हुआ है, यह है किसने कहा? ये कहा था रूसो ने। यानी उसका जो सामाजिक समझौता बुक है, यानी सामाजिक समझौता जो उसकी पुस्तक लिखी हुई है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें उन्होंने लिखा है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है। ये बात किसने लिखी थी? रूसो ने। ये छोटा प्रश्न आपके आ जाता है। अगर मान लो ये तो मैंने तो इतना ही लिखा है रूसो ने, लेकिन जब आपके इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आपको लिखना है कि यह कथन रूसो द्वारा कहा गया है या यह कथन रूसो का है। 44वां प्रश्न है कि राजनीतिक स्वतंत्रता से क्या आशय है, या राजनीतिक स्वतंत्रता में व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं? राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है? पहले तो राजनीतिक स्वतंत्रता की परिभाषा देखेंगे तो अपने राज्य के कार्यों में स्वतंत्रता पूर्वक सक्रिय भाग लेने की स्वतंत्रता को राजनीतिक स्वतंत्रता कहते हैं। अपने राज्य में जो काम है उनमें स्वतंत्रता पूर्वक अर्थात बिना किसी भय खौफ के वो पूर्ण भाग लेता है, और भाग लेने की जो क्रिया है या सक्रिय भाग लेने की जो है उसे क्या कहते हैं? राजनीतिक स्वतंत्रता कहते हैं। और इस स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति को लगभग 4 अधिकार प्राप्त होते हैं। पहला होता है मतदान का अधिकार, दूसरा होता है निर्वाचित होने का अधिकार, तीसरा होता है योग्य होने पर सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार, और चौथा होता है सरकार के कार्यों की आलोचना करने का अधिकार। सरकार अगर गलत काम करती है तो वह सरकार के कामों की आलोचना कर सकता है। अगर वो योग्य है तो किसी भी पद को प्राप्त कर सकता है, और वो निर्वाचित, यदि वो योग्य है, उसकी उम्र सही है, तो वह किसी भी पद के लिए निर्वाचित होने के लिए फॉर्म भर सकता है। और यदि उसने निश्चित जो मतदान की आयु 18 वर्ष है वो पूरी कर ली है तो वह मतदान कर सकता है। ये राजनीतिक स्वतंत्रता के प्रकार, राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत अधिकार है। 45वां प्रश्न है कि राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता पर आधारित है, कैसे? स्पष्ट कीजिए। राजनीतिक स्वतंत्रता है वो आर्थिक समानता पर आधारित है, कैसे? प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राजनीतिक स्वतंत्रता मूल रूप से 3 अनिवार्य परिस्थितियों पर आधारित होती है। कौन कौन सी पर? एक तो जनता में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति रुचि हो, जनता में सार्वजनिक क्षेत्र की रुचि होनी चाहिए। दूसरी, व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए ताकि स्वस्थ जनमत का निर्माण कर सके। और राजनीतिक स्वतंत्रता के आदर्श को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सही सूचनाएं और विचारों की जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। तो ये 3 परिस्थितियां इन्होंने बताई है कि 3 अनिवार्य परिस्थितियां हैं राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए। अब उपयुक्त तीनों ही परिस्थितियों के लिए आर्थिक समानता नितांत आवश्यक है। कैसे? सार्वजनिक क्षेत्र में रुचि। सबसे पहले अगर व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न होता है वही आर्थिक क्षेत्र में सोच सकता है। व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए, और शिक्षित होने के लिए धन की या आवश्यकता होती है, तो इसके लिए वो भी जरूरी है। और राजनीतिक स्वतंत्रता के आदर्श को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सही सूचनाएं, विचारों की जानकारी, और सही सूचनाएं और विचारों की जानकारी कब होगी? जब उसकी आर्थिक आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी। तो इन सभी में उपयुक्त तीनों परिस्थितियों के लिए आर्थिक समानता नितांत आवश्यक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता है वो आर्थिक समानता पर आधारित है। 46वां प्रश्न बनता है कि समानता की परिभाषा लिखते हुए समानता के प्रकार लिखिए। समानता की पहली परिभाषा लिखनी है, फिर उसके प्रकार लिखने हैं। समानता का तात्पर्य ऐसी परिस्थितियों की अस्तित्व से होता है जिसके कारण व्यक्तियों को व्यक्तित्व विकास हेतु समान अवसर प्राप्त हो सके, एवं इस प्रकार उस असमानता का अंत हो सके जिसका मूल कारण सामाजिक वैषम्य हो। यह तो समानता की परिभाषा है। यानी
ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व से, यानी इस प्रकार की परिस्थितियां हो जिसके कारण क्या है कि व्यक्ति अपना व्यक्तित्व का विकास है वो पूरा कर सके, और जो उससे असमानता है उसका अंत होना, जिसमें समाज में विषमताएं, अर्थात समाज की जो विषमताएं, उन असमानताओं का अंत होना चाहिए। समानता के प्रकार, जिसमें 4 समानताएं आपको लिखनी है: कानूनी समानता, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता। आर्थिक समानता का अर्थ यह नहीं है कि सभी को बराबर नहीं, लेकिन योग्यता अनुसार व्यक्ति की जो बेसिक नीड्स है वो प्राप्त होनी चाहिए, मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो प्राप्त होनी चाहिए। आगे देखो, प्रश्न बनता है कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता कोरी कल्पना है, कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। अगर आर्थिक समानता नहीं है तो राजनीतिक स्वतंत्रता कुछ भी नहीं है। तो ये प्रश्न आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे कि रूसो ने अपनी पुस्तक सामाजिक समझौता में लिखा है कि सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिए जिसमें न तो अमीरों की संख्या बढ़े और न ही भिखमंगों की संख्या बढ़े। यानी सरकार ऐसी नीति का आविष्कार करे, इसी प्रकार की नीति बनाए जिसमें ना तो भिखारी बढ़े और ना ही ज्यादा अमीर बढ़े, इन दोनों में संतुलन आवश्यक है। आर्थिक समानता का आशय यह नहीं है कि सभी व्यक्तियों को समान वेतन मिले या सभी व्यक्ति समान भौतिक साधनों का उपभोग करें, बल्कि आर्थिक समानता का तात्पर्य यह है कि सभी व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे चाहे आदमी कितना ही काम कर रहा है लेकिन उसको पैसे उतने ही मिलने हैं, तो फिर तो वो यानी समानता नहीं हो जाती। फिर तो क्या होता है कि असमानता होती है, फिर तो वो काम करने की जिज्ञासा ही नहीं रहती, आदमी में अकर्मण्यता आ जाती है। तो इसका अर्थ यह है कि उसकी व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, और संपत्ति की दृष्टि से समाज में भारी विषमताएं नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जमीन आसमान का अंतर हो। सभी व्यक्तियों को रोजगार, पर्याप्त मजदूरी और उचित अवकाश की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। ये है आर्थिक समानता प्राप्त होनी चाहिए। पुरुषों एवं महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। राष्ट्र की संपत्ति एवं उत्पादन के साधनों पर सभी का समान स्वामित्व हो। अतः आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता कोरी कल्पना है। अगर आर्थिक समानता नहीं है तो राजनीतिक स्वतंत्रता किसी काम की नहीं है, हम केवल कल्पना ही करते हैं। अगला प्रश्न है कि प्लेटो के अनुसार मानवीय आत्मा में कितने तत्व है? 3 तत्व बताएं: इंद्रिय, तृष्णा, शौर्य और बुद्धि। प्लेटो ने ये 3 आत्म तत्व बताए हैं। अरस्तु के अनुसार न्याय के कितने भेद है? नाम लिखिए। अरस्तु के अनुसार न्याय के 2 भेद है, एक तो वितरणात्मक अथवा राजनीतिक न्याय, जिसको राजनीतिक न्याय कह सकते हैं, एक सुधारक न्याय कह सकते हैं। वितरणात्मक अथवा राजनीतिक न्याय और एक सुधारक न्याय। अगर आपको पसंद आता है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो बनता है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। इसी प्रकार अपनी क्लासें है वो अनवरत रूप से चलती रहे। अगला प्रश्न क्या बन जाता है? अगला प्रश्न आपके बन जाता है कि न्याय के विविध रूप लिखिए। न्याय के कौन कौन से प्रकार है? न्याय के प्रकार भी पूछा जा सकता है। तो न्याय के विविध रूपों में नैतिक न्याय है, कानूनी न्याय है, राजनीतिक न्याय है, सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है। तो इस प्रकार ये यानी 5 प्रकार के न्याय आप लिख सकते हैं। सामाजिक न्याय से क्या आशय है? न्याय की सामाजिक अवधारणा समझाइए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके ये प्रश्न न्याय से संबंधित आ जाते हैं। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि नागरिक के बीच सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, यानी आम आदमी के बीच में किसी प्रकार का समाज की स्थिति में कोई भेदभाव नहीं हो, एवं व्यक्ति को आत्म विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त हो। सामाजिक न्याय की धारणा में यह बात निहित है कि अच्छे जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां व्यक्ति को प्राप्त होनी चाहिए। अच्छे जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां व्यक्ति को प्राप्त होनी चाहिए। राजनीतिक सत्ता से यह आशा की जाती है कि वह अपने विधायी एवं प्रशासनिक कार्यक्रमों द्वारा समानता पर आधारित समाज की स्थापना करे। तो यानी ये सामाजिक न्याय से संबंधित है। सामाजिक न्याय की अवधारणा यही है। न्याय के सार्वलौकिक एवं स्थिर आधार तत्व क्या है? तो इनसे देखिए, अपन ने जैसे न्याय के 3-4 प्रश्न पढ़ लिए, न्याय की परिभाषा पढ़ ली, न्याय का अपन ने यानी जैसे मान लो प्रकार पढ़ लिए, सामाजिक अवधारणा पढ़ ली, इसके अलावा स्थिर तत्व पढ़ लिए। तो इसमें बड़ा प्रश्न भी बन जाता है कि न्याय क्या है, इसकी विवेचना कीजिए, तो इनके आधार पर आप बड़े प्रश्न भी इसको हल कर सकते हैं। न्याय के सार्वलौकिक और स्थिर आधार तत्व है सत्य, मूल्यों के आधारभूत क्रम की सामान्यता, कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्रता, और 5वां है प्रकृति की अनिवार्यताओं के प्रति सम्मान भाव। ये सार्वलौकिक और स्थिर आधार तत्व हैं। अगला प्रश्न है आपके कि कानूनी न्याय को प्राप्त करने के प्रमुख साधन क्या है?
जो लीगली जो न्याय है, उस न्याय को प्राप्त करने के लिए क्या साधन है। कानूनी न्याय को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों का होना आवश्यक है। पहली बात तो है कि न्यायपालिका कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त होनी चाहिए। दूसरी है न्यायाधीशों की नियुक्ति हो, चुनाव नहीं होने चाहिए। न्यायाधीशों की नियुक्ति होनी चाहिए। चुनाव के आधार पर अगर मान लो कोई न्यायाधीश, ये न्याय से संबंधित अपना जो चैप्टर है वो पहले आपको बड़े चैप्टर में पढ़ाया गया है, वहां से आप देख सकते हैं जितने भी जो प्रश्न है वो सारे के सारे पार्ट है वो आपको पढ़ाए हुए हैं। अब वो पार्ट, जैसे इस पार्ट को पूरा डिटेल में प्राप्त करने के लिए ये जो बिंदु है, इन बिंदुओं को डिटेल में भी समझाया गया है, तो वो वीडियो भी है, आप वहां से देख लें। तीसरा है न्यायाधीशों के लिए उच्च योग्यताएं निर्धारित होनी चाहिए। चौथा है न्यायाधीशों को पर्याप्त वेतन और पदोन्नति के अवसर प्राप्त होने चाहिए। पांचवा है न्यायाधीशों का कार्यकाल लंबा होना चाहिए, उनके पद की सुरक्षा होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उनके पद की असुरक्षा हो, चाहे जब हटा दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। न्यायाधीशों के लिए अवकाश प्राप्ति के बाद व्यवसाय का निषेध होना चाहिए। जैसे कोई भी न्यायाधीश है वो रिटायर हो जाता है तो उसके बाद में वो ऐसा नहीं कि चाहे छोटे से कोर्ट में भी वो अपनी वकालत शुरू कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। शासन में जूरी की व्यवस्था होनी चाहिए और न्याय की समानता होनी चाहिए, ये जरूरी है। अगला प्रश्न है कि शक्ति क्या है, शक्ति की परिभाषा दीजिए। आपका ये पार्ट है शक्ति वाला, इस पार्ट में से तो शक्ति की परिभाषा क्या है। पहली बात है शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। पहली बात तो है कि शक्ति क्या है, दूसरे व्यक्ति के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है, ये तो इसकी परिभाषा हो गई। अब जैसे मानो राजनीतिक शक्ति और सैनिक शक्ति में क्या अंतर है, राजनीतिक शक्ति और सैनिक शक्ति में अंतर क्या है। राजनीतिक शक्ति एक जटिल शब्द है जिसमें शक्ति के अन्य रूप जैसे धन है, शस्त्र सामग्री है, नागरिक सत्ता है, मत प्रभाव, ये शामिल होते हैं। जबकि सैन्य शक्ति एक स्पष्ट तत्व है जो सैनिक बल पर आधारित होता है। यानी उसमें क्या है कि ये जटिल है, अस्पष्ट है, जबकि सैनिक शक्ति वो बिल्कुल स्पष्ट है, वो सैनिक बल पर आधारित है। राजनीतिक शक्ति में सैनिक शक्ति का स्थान गौण होता है, सैनिक शक्ति दमन का वास्तविक प्रयोग होता है। और तीसरी है राजनीतिक शक्ति का रूप व्यापक है, जबकि सैनिक शक्ति तो राजनीतिक शक्ति का ही एक उपविभाग है। ये तीनों आप अंतर इसमें लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है जैसे शक्ति क्या है, शक्ति के प्रमुख स्रोत लिखिए। शक्ति की परिभाषा लिखनी है। शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। शक्ति के प्रमुख स्रोत जैसे चार है, ज्ञान, प्राप्तियां, संगठन और आकार, ये चारों आप इनके स्रोत लिख सकते हैं। आगे है कि शक्ति और सत्ता परस्पर पूरक है, कैसे, स्पष्ट कीजिए। तो आप ये लिखेंगे कि सत्ता के बिना शक्ति असंस्थायीकृत, असाधनाकृत, परिस्थिति जन्य एवं अनिश्चित होती है। अतः सत्ता के अभाव में शक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता है। मैक्स वेबर ने शक्ति के कितने रूप बताए हैं, नाम लिखिए। मैक्स वेबर ने शक्ति के कितने रूप बताए हैं, और मैक्स वेबर ने बताए 3 रूप, कानूनी शक्ति, परंपरागत शक्ति और करिश्मावादी शक्ति। अगला प्रश्न है कि आपकी अधिसत्ता क्या है और सत्ता की प्रकृति के कितने सिद्धांत हैं। सत्ता क्या है या अधिसत्ता क्या है, दोनों में से एक सेम ही बात है, तो इसमें प्रकृति के सिद्धांत भी देने हैं इसके। तो अधिसत्ता की पहले हमें परिभाषा लिखनी है कि निर्णय लेने, आदेश देने, निर्णय लेने, आदेश देने, निर्णय लेने, आदेश देने तथा उनका पालन करवाने की वह शक्ति, स्थिति या अधिकार जिसे अधीनस्थों ने स्वीकार कर लिया हो एवं संगठनात्मक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अधीनस्थों द्वारा जिसका पालन करना आवश्यक होता हो, उसे अधिसत्ता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अधिसत्ता कहते हैं। अधिसत्ता के 2 सिद्धांत है, औपचारिक सत्ता का सिद्धांत और स्वीकृति सत्ता का सिद्धांत। औपचारिक सिद्धांत और स्वीकृति सत्ता का सिद्धांत, ये 2 सिद्धांत है। अगला प्रश्न है कि सत्ता क्या है, सत्ता पालन के आधार तत्व बताइए। सत्ता को जब जैसे सत्ता क्या है पूरी विवेचना करिए तब तो आप उधर से शुरू से लिखेंगे, और जैसे अलग अलग आते हैं तो आपको इस प्रकार लिखना है। तो सत्ता की परिभाषा भी वही है, निर्णय लेने, आदेश देने तथा उनका पालन करवाने की वह शक्ति या स्थिति, स्थिति या अधिकार जिसे अधीनस्थों ने स्वीकार कर लिया हो और संगठनात्मक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अधीनस्थों द्वारा जिसका पालन करना आवश्यक होता हो, उसे अधिसत्ता कहते हैं। सत्ता पालन के आधार तत्व 4 हैं, जिसमें विश्वास, एकरूपता, दबाव और वैधानिकता, इनके आधार पर सत्ता की पालना होती है। सत्ता की सीमाएं क्या है, अर्थात सत्ता में क्या क्या सीमाएं हैं, सत्ता कहां तक काम करती है, उसकी सीमाएं क्या, हद क्या है। एक तो प्राकृतिक सीमा,
नैतिक और धार्मिक विश्वास, संस्कृति, संविधान, नियम और उपनियम, आर्थिक सीमाएं, अधीनस्थों की क्षमताएं और अधीनस्थों द्वारा निर्मित संघ, अंतर्राष्ट्रीय संकट और अंतर्राष्ट्रीय कानून। ये सत्ता की सीमाएं हैं, अर्थात इनमें क्या है कि सत्ता को सीमित होना पड़ता है। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक संस्कृति को विभिन्न विद्वानों ने किन किन नामों से संबोधित किया है। राजनीतिक संस्कृति के नाम, जैसे आमंड है, आपके जो राजनीतिज्ञ है, वैज्ञानिक है, उन्होंने लिखा कार्य के प्रति अभिमुखीकरण। राजनीतिक संस्कृति का नाम है कार्य के प्रति अभिमुखीकरण। ये किसने कहा है? आमंड ने कहा है। राजनीतिक संस्कृति किसने कहा है? बीयर ने कहा है। पर्यावरण किसने कहा है? ईस्टर्न ने कहा है। राजनीतिक शैली किसने कहा है? स्पीरो ने कहा है। तो ये राजनीतिक संस्कृति के नाम है। किसके नाम है? राजनीतिक संस्कृति के नाम है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक संस्कृति से आप क्या समझते हैं? राजनीतिक संस्कृति के प्रमुख लक्षण लिखिए। तो राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा लिखनी है कि राजनीतिक संस्कृति हाल ही में प्रयुक्त हुआ एक शब्द है जो इन पुरानी धारणाओं, राजनीतिक विचारधाराओं, राष्ट्रीय नैतिकता और भावना, राष्ट्रीय राजनीतिक मनोविज्ञान और किसी जन समूह के आधारभूत मूल्य से संबंधित ज्ञान को अधिक स्पष्ट और क्रमबद्ध रूप में देने का प्रयत्न करता है, वो राजनीतिक संस्कृति है। यानी जिसमें पुरानी जो धारणाएं हैं, राजनीतिक विचारधाराएं हैं, राष्ट्रीय नैतिकता की भावना है, इसके अलावा राष्ट्रीय राजनीतिक मनोविज्ञान है या किसी जन समूह है, उनके आधारभूत मूल्यों से संबंधित, यानी इन सभी का जो आधारभूत ज्ञान है उसका क्रमबद्ध रूप देने का, अर्थात उनको क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करने का जो प्रयत्न है वो राजनीतिक संस्कृति है। और राजनीतिक संस्कृति के प्रमुख लक्षण ये हैं। राजनीतिक संस्कृति के प्रमुख लक्षण 3 है। राजनीतिक संस्कृति एक अमूर्त नैतिक धारणा है। राजनीतिक संस्कृति अनेक तत्वों का सामूहिक और समन्वित रूप है। राजनीतिक संस्कृति में गतिशीलता होती है। ये 3 इसके रूप हैं। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक संस्कृति के मूल आधार अथवा निर्माणकारी तत्व लिखिए। राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करने में कौन कौन से तत्व काम करते हैं? तो उसमें है एक ऐतिहासिक आधार, भौगोलिक आधार, सामाजिक सामान्य संस्कृति, समाज की सामान्य संस्कृति का आधार, सामाजिक आर्थिक संरचना का आधार, धार्मिक विश्वास और विचारधाराओं का आधार। ये राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करने में सहायक तत्व हैं। 63वां प्रश्न बनता है कि वाइसमैन के अनुसार राजनीतिक संस्कृति के प्रकार कितने? वाइसमैन के अनुसार 3 प्रकार है, संकुचित, प्रजाभावी और सहभागी। ये वाइसमैन ने लिखे हैं। ये छोटा प्रश्न, जैसे 20 शब्दों वाला प्रश्न है, वो आ जाता है। एस.ई. फाइनर के अनुसार राजनीतिक संस्कृति के प्रकार 4 है। ये भी प्रश्न आ सकता है। तो उसमें एस.ई. के अनुसार राजनीतिक संस्कृति के प्रकार परिपक्व, विकसित, निम्न और न्यूनतम स्तरीय। ये 4 प्रकार एस.ई. फाइनर के हैं। वाइसमैन के 3 हैं, संकुचित, प्रजाभावी और सहभागी। आपको ये लेसन कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइएगा। अगला आपके प्रश्न आता है ई गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं? बहुत अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये से प्रश्न आ जाते हैं और पीछे वाले पाठों में से बहुत दे दिए जाते हैं। तो ई गवर्नेंस का पहले हमें अभिप्राय लिखना है कि शासन के कार्यकलापों में सूचना एवं संचार तकनीक के उपयोग को ई गवर्नेंस कहा जाता है। शासन के काम है, उनमें जैसे सूचना और संचार की तकनीकी का उपयोग करना है, तो इसका मतलब ई गवर्नेंस है। यूं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है उनके माध्यम से सरकार के कार्यों को करना, वो एक ई गवर्नेंस के जाना जाता है। और ई गवर्नेंस शासन की वह पद्धति है जिसमें नागरिकों से शासन, शासन से नागरिक और शासन से शासन तक परस्पर संपर्क, संचार और सूचना के आधुनिक यंत्रों से जुड़े होते हैं। जिससे क्या होता है, नागरिक से शासन, शासन से नागरिक और शासन से शासन तक सारे जो लोग हैं वो एक संपर्क, संचार और सूचना के माध्यम से एक सूत्र में बंधे हुए होते हैं, वो ई गवर्नेंस है। और शासन तंत्र में सूचना तंत्र के कितने भाग है? नाम लिखिए। सूचना तंत्र के 2 भाग है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट और इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ये 2 शासन सूचना तंत्र के 2 भाग है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट और इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। अब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट क्या है? प्रश्न आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट क्या है? तो इसे की परिभाषा आप इस प्रकार लिखेंगे कि शासन स्तर पर जब सूचना तकनीक का उपयोग कार्य संपादित करने, कार्यक्रमों की सतत निगरानी रखने, आपस में संदेश आदान प्रदान करने या सूचना तकनीक से कार्यालय प्रबंधन आदि किया जाता है, इसे ई गवर्नमेंट कहते हैं। ई गवर्नमेंट का मतलब यही है कि जो भी काम है वो तकनीकी से, यानी वर्तमान जो नवाचार है, वर्तमान नवाचार से उत्पन्न जो तकनीकियां हैं उनका उपयोग करते हुए सरकार में कोई काम किया जाता है। संदेश भेजना, सतत निगरानी रखना, कार्यक्रमों की
रूपरेखा बताना, कार्यक्रमों का परीक्षण करना, इन सभी में जब ये ई उपकरणों का प्रयोग किया जाता है या तकनीकी का उपयोग किया जाता है तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट होती है। अगर प्रश्न आ जाता है कि ई गवर्नेंस क्या है, ई गवर्नेंस की विशेषताएं बताइए, तो ई गवर्नेंस के बारे में आपको लिखना है कि शासन के कार्यकलापों में सूचना और संचार तकनीक के उपयोग को ई गवर्नेंस कहा जाता है। ई गवर्नेंस जो है शासन की वो पद्धति है जिसमें नागरिकों से शासन, शासन से नागरिक और शासन से शासन तक परस्पर संपर्क, संचार एवं सूचना के आधुनिक यंत्रों के माध्यम से बन जाता है। और ई गवर्नेंस की विशेषताएं हैं, वो 4 लिखनी है। इलेक्ट्रॉनिक सहभागिता, इलेक्ट्रॉनिक विचार विमर्श, इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण, इलेक्ट्रॉनिक मार्ग निर्देशन, यानी सारे के सारे काम है वो इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर होते हैं। तो इसका अर्थ है कि ये इसकी विशेषताएं है। 71वां प्रश्न बनता है कि ई गवर्नेंस के प्रमुख क्षेत्र लिखिए। ई गवर्नेंस है वो कौन कौन से क्षेत्र में काम करता है। ई गवर्नेंस की देखिए, एक तो लोक शिकायतों के संबंध में ई गवर्नेंस, यदि हमें कोई भी शिकायत करनी है, कोई भी जैसे मान लो सरकार से पूछना है तो हम सीधा वेबसाइट जाकर के उसमें अपलोड कर देंगे और अपनी सूचना वहां पर रीड हो जाएगी। दूसरा पुलिस विभाग, ये भी ई गवर्नेंस में है। और सामाजिक सेवाएं, ये 3 प्रकार की मुख्य सेवाएं। इसके अलावा लोक सूचनाएं एवं कृषि पशुपालन, इसके अलावा जैसे वाणिज्यिक सेवाएं, शिक्षा सेवाएं, ग्रामीण सेवाएं, आवेदन पत्र, नागरिक सुविधाओं के लिए बिल भुगतान, ये सारे के सारे किसमें आते हैं, ई गवर्नेंस में आते हैं। तो सामाजिक सेवाएं, लोक सूचनाएं एवं लोक सूचनाएं, इसके बाद 5वां है कृषि और पशुपालन, 6ठी है वाणिज्यिक सेवाएं, 7वीं है आपके शिक्षा सेवाएं, 8वीं है ग्रामीण सेवाएं, 9वीं है आवेदन पत्र और 10वीं है नागरिकों की सुविधाओं के लिए बिल भुगतान। तो 10 प्रकार के इसके क्षेत्र है वो है। अगला है कि ई गवर्नेंस क्या है, इससे लाभ क्या है। ई गवर्नेंस तो आपको वही लिखना है कि शासन के कार्यकलापों में सूचना और संचार तकनीक के उपयोग को ई गवर्नेंस कहते हैं। ई गवर्नेंस जो है शासन की वो पद्धति है जिसमें नागरिकों से शासन, शासन से नागरिक और शासन से शासन तक परस्पर संपर्क, संचार और सूचना के आधुनिक यंत्रों के माध्यम बन जाते हैं। ई गवर्नेंस के लाभ है 2 प्रकार के होते हैं, एक तो शासन को लाभ और एक नागरिकों को लाभ। शासन को क्या क्या लाभ है, शासन को जैसे मान लो कोई भी काम ई माध्यम से किया जाता है तो एक तो लागत में कमी आ जाती है, इसके अलावा गत्यात्मकता रहती है उसमें, यानी गत्यात्मकता का अर्थ है कि कोई काम है फौरन हो जाता है। जैसे मान लो हमने सूचना अपलोड की, अपलोड करते ही वहां रीड हो गई, रीड होकर के हमारे पास मैसेज हो गया। तो इसका अर्थ है कि जो सूचना हम 2-2 दिन से नहीं कर पा रहे थे वो सूचना है वो 5 मिनट में हो जाती है। तीसरी बात है लाल फीताशाही की कमी हो जाती है और आसान निगरानी रखी जा सकती है, व्यवस्था है और जनसंपर्क में आसानी है। तो ये तो शासन को लाभ है ई गवर्नेंस से। नागरिकों को क्या लाभ है, नागरिकों को यह है कि सूचना और सेवाएं एक ही स्थान पर, आप जैसे आज बहुत सारी सूचनाएं हैं जो ई मित्र पर जाकर के और आप बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपको जैसे मान लो बेरोजगारी वाला फॉर्म भरना है तो आप ई मित्र पर जाकर के अपलोड करते हैं, अपलोड करके वहां से, यानी कहने का अर्थ है कि ऑनलाइन के माध्यम से एक ही स्थान पर आप विभिन्न प्रकार की सूचनाएं वो ले सकते हैं और अपनी सूचना को भेज सकते हैं। शासन से सरलतापूर्वक संपर्क किया जा सकता है, बेहतर सेवाओं की प्राप्ति है, शासन से निरंतर संपर्क में रह सकते हैं। हम क्या है कि अपने मोबाइल के माध्यम से भी सरकार की जो योजनाएं हैं उनका अध्ययन कर सकते हैं और इसमें लागत में भी कमी आती है। लागत में कमी ये आती है कि हम अपने मोबाइल से घर पे बैठे बैठे बहुत सारी सूचनाओं का अध्ययन कर लेते हैं। यदि हमारे लायक कोई सूचना होती है तो हम उस सूचना पर अपना फॉर्म भर देते हैं या हम भी उसमें लग जाते हैं। तो ये सारे के सारे काम है वो ई गवर्नेंस है। तो ई गवर्नेंस में शासन को लाभ और नागरिकों को लाभ, ये आपको लिखने हैं। मैं समझता हूं कि ये जो 3 वीडियोज है इसमें आपके लगभग जो सिलेबस है वो कवर हो गया है। अब जल्दी आपके लिए एक सेकंड जो, यानी एक मॉडल पेपर तो आपके जारी कर दिया गया है और फर्स्ट पेपर का सेकंड मॉडल पेपर शीघ्र ही जारी करने का प्रयास करेंगे। कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कि हाँ हमारे काम का है और हमारे लिए ये बहुत अधिक मददगार होगा, तो जरूर बताइएगा ताकि आगे भी अपलोड किए जा सके। एक बात आपसे बताऊंगा कि पहले की जो वीडियोज है उनमें आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप की बात चल रही है। तो व्हाट्सएप ग्रुप क्या है कि इतने दिन था, इसलिए था क्योंकि उस समय अपने यहाँ पर ये जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट अपडेट नहीं थी। तो अब तो क्या है कि प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है, इसलिए ग्रुप की कोई आवश्यकता नहीं है और अब ग्रुप जो है वो रखा भी नहीं जाएगा। तो आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से ही देखना है। इसके अलावा यदि कोई लिंक प्राप्त नहीं होता है तो आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के और कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि मुझे ये लिंक प्राप्त नहीं हुआ है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके पसंद आया है और आपके लिए आपकी सफलता को निखारने में, आपका भविष्य बनाने में जरूर कामगार होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।